नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दानिश। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली स्थित भारत मंडपम में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी GPAI शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में उन्होंने अपने भाषण के बीच टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, AI और डीप फेक के बारे में भी बात की। साथ ही उन्होंने देशवासियों को AI और इसके खतरनाक प्रभावों के लिए चेताया। यहां तक कि उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी 21वीं सदी को तबाह कर सकता है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। 21वीं सदी को तबाह करने में भी सबसे बड़ी भूमिका निभा भी सकता है। डीप फेक का चैलेंज आज पूरी दुनिया के सामने है। आतंकियों के हाथ में AI टूल्स के आने का भी बहुत बड़ा खतरा है। AI के अनेक पॉजिटिव पहलू हैं, लेकिन इससे जुड़ी नेगेटिव बातें भी उतनी ही चिंता का विषय है। AI 21वीं सदी में विकास का सबसे बड़ा टूल बन सकता है और 21वीं सदी को तबाह करने में भी सबसे बड़ी भूमिका निभा भी सकता है। डीप फेक का चैलेंज आज पूरी दुनिया के सामने है। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी, डेटा थेफ्ट और आतंकियों के हाथ में AI टूल्स के आने का भी बहुत बड़ा खतरा है। अगर आतंकी संगठनों के पास AI लेस हथियार पहुंच जाए तो उससे ग्लोबल सिक्योरिटी पर बहुत बड़ा असर होगा। हमें इस विषय पर चर्चा करके एक ठोस प्लान तक पहुंचने की जरूरत है कि कैसे AI के गलत इस्तेमाल को रोका जाए। इसलिए ही G20 प्रेसिडेंसी के दौरान हमने रिस्पांसिबल, ह्यूमन सेंट्रिक AI गवर्नेंस का फ्रेमवर्क तैयार करने का प्रस्ताव रखा था। G20 न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ने AI प्रिंसिपल्स के प्रति सभी सदस्य देशों के कमिटमेंट की पुष्टि की है। सभी सदस्यों में AI के उपयोग से जुड़े खतरों को लेकर एक अंडरस्टैंडिंग थी। जिस तरह हमारे पास विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के लिए समझौते और प्रोटोकॉल्स है, उसी तरह हमें AI के एथिकल यूज के लिए मिलकर ग्लोबल फ्रेमवर्क तैयार करना होगा। इसमें हाई रिस्क या फ्रंटियर AI टूल्स की टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट के लिए प्रोटोकॉल भी शामिल होगा। इसके लिए कन्विक्शन, कमिटमेंट, कोऑर्डिनेशन। मध्य प्रदेश में अब मोहन राज की शुरुआत हो गई है। उज्जैन दक्षिण से विधायक मोहन यादव ने भोपाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। इस दौरान मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल मंगू भाई पटेल समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में
अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तेलंगाना की सत्ता पर काबिज होने के बाद कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई। वहीं मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद रेवंत रेड्डी पार्टी के मिशन को आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं। रेवंत रेड्डी ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की 6 गारंटी को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में सीएम ने राज्य में महिलाओं को फ्री बस सेवा की शुरुआत की। कार्यक्रम के दौरान सीएम रेवंत रेड्डी ने भारत की स्टार बॉक्सर निखत जरीन को भी 2 करोड़ बतौर प्रोत्साहन राशि सौंपी है। संसद सत्र के दौरान मंगलवार को एआईएमआईएम के सांसद सैयद जलील ने लोकसभा में सस्ते सिलेंडर का मुद्दा उठाया। उन्होंने पीएम मोदी से सवाल किया कि क्या महाराष्ट्र के लोगों को 450 रुपये में सस्ता गैस सिलेंडर मिलेगा। वहीं उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की समस्याओं पर भी बात की। सैयद जलील ने न्यू पेंशन स्कीम के तहत इन संविदा कार्यक्रमियों को मिलने वाली बेहद कम पेंशन और उससे आ रही आर्थिक कठिनाइयों का भी जिक्र किया। अध्यक्ष महोदय, महंगाई को लेकर पंतप्रधान जी से मैं आपके जरिए एक सवाल करना चाहता हूं। मैं जयपुर गया था, वहां पर बड़े बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर्स लगे हुए थे जिसके ऊपर आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब की तस्वीर थी, उसके बाजू गैस सिलेंडर था, उसके नीचे लिखा हुआ था मोदी की गारंटी 450 रुपये। हम सरकार में आ गए तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर हम 450 रुपये के अंदर गैस सिलेंडर बेचेंगे। मैं आपके जरिए मंत्री साहब से पूछना चाहता हूं, आदरणीय करार साहब से, आपके महाराष्ट्र के अंदर क्यों नहीं दे रहे हैं? हमें नहीं दे रहे हैं, कम से कम आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों को 450 रुपये में दे दीजिएगा सिलेंडर। यानी कि आप कम करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन हर चीज को आप चुनाव के नजरिए से हमें कैसा फायदा मिल सकता है ये देखने की कोशिश कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आज महंगाई के बारे में और बेरोजगारी के बारे में अगर हम बात करें तो हर जगह आपने कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम शुरू करके रखा हुआ है। इसका फायदा सिर्फ ठेकेदारों को हो रहा है, बाकी किसी को नहीं हो रहा है। ईपीएस 95 के जो पेंशनर्स हैं, जिन्होंने 20 साल 30 साल काम किया है, आपने भी कई मर्तबा इस मुद्दे को उठाए हैं, वो पूरे के पूरे यहां पर कल से जंतर मंतर के ऊपर आंदोलन कर रहे हैं। उन्हें पेंशन कितनी दी जा रही है? फाइनेंस मिनिस्टर साहब सुनिए, 800 रुपये, 1000 रुपये, 1200 रुपये, 1500 रुपये, ये पेंशन अमाउंट उनको हर महीना दी जा रही है और उसके जरिए उन्हें यह कहा जा रहा है इतने पैसों के अंदर अगर जी सके तो जियो, नहीं तो मरो, शोर मचाते क्यों हो। दूसरी बात यह है अध्यक्ष महोदय, आप गवर्नमेंट रिसीव और कुछ आंकड़ों के साथ मैं बताना चाहता हूं। अगर पिछले साल की अगर हम तुलना करें, अप्रैल अक्टूबर 22-23 जीएसटी कलेक्शन अगर पिछले साल की तुलना उसी पीरियड के अंदर अगर इस साल करते हैं तो जीएसटी ड्रॉप हुआ है 7%, इनकम टैक्स का ड्रॉप हुआ है 2%, कॉर्पोरेशन का ड्रॉप हुआ है, कॉर्पोरेशन टैक्स का 5%, टोटल ड्रॉप अगर एवरेज निकालते हैं तो 5% का ये गवर्नमेंट रिसीव्स का हुआ है। उसके तुलना के अंदर अगर एक्सपेंडिचर अगर देखेंगे सेम पीरियड के अंदर तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लेस बाय 1%, कैपिटल आउटले लेस बाय 4%। तो हमारा आपसे ये कहना है अध्यक्ष महोदय कि इस सप्लीमेंट्री डिमांड्स के जरिए आज डिफेंस के बारे में 11,827 करोड़ रुपए का सप्लीमेंट्री डिमांड रखा गया है। हम आपसे पूछना चाहते हैं आपकी चाइना की पॉलिसी क्या है? 25 पेट्रोलिंग पॉइंट्स हम खो चुके हैं। डेनसोंग हमारे हाथ में है क्या? इसका जवाब आप दीजिएगा। इसके ऊपर खामोश क्यों है? चाइना पॉलिसी के बारे में हमारा क्या है अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में बता दीजिएगा, वरना अगर यही हाल रहा तो आगे चलकर हम सियाचिन को भी खो डालेंगे। आखिरी पॉइंट एक बताना चाहता हूं, एक्सटर्नल अफेयर्स का बजट आपने सप्लीमेंट्री डिमांड्स के अंदर रखा है 11,072 करोड़। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वेस्ट एशिया की पॉलिसी इस देश की क्या है, ये देश को बताइए। आज हम हिंदुस्तान की सरकार से यह अपील करते हैं कि इस्राइल की हम कड़ी निंदा करते हैं कि फलस्तीनियों के अंदर जो आज 20,000 बच्चों को, सब महिलाओं को जो मारा गया है,
12 लाख लोग बेघर हो गए हैं, जेनोसाइड हो रहा है वहां पर, और हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी बनकर बैठे हैं और खामोश बैठे हैं। मैं भारत सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि फौरन जल्द से जल्द एक कंडेम करे इसका, और इजराइल गवर्नमेंट को कहे कि फौरन सीज फायर लाया जाए इस मुद्दे के ऊपर। अध्यक्ष महोदय, सिर्फ 30 सेकंड का वक्त दीजिएगा। मैं आपसे ये, फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी औरंगाबाद से आते हैं, मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा करार साहब कि औरंगाबाद से महज 30 किलोमीटर की दूरी के ऊपर नारायणपुर एक गांव है सर, वहां पे 3,335 ऐसे, सिर्फ मेरे ही कॉन्स्टिट्यूएंसी, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऐसे स्कूल्स है कि जहां पर पक्की छत नहीं है, टीन के शेड के नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं, और आप ये दावा कर रहे हैं कि एजुकेशन के ऊपर सबसे ज्यादा बजट एलोकेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत और अन्य नेता शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए संसद पहुंचे। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने 12 दिसंबर को निचले सदन में सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि सरकार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और एक्साइज चीन क्षेत्र को कब वापस लेगी। इस सवाल पर गृह मंत्री अमित शाह ने अधीर रंजन को क्या जवाब दिया, सुनिए। हमारे अमित शाह जी सदन के अंदर ये बात कहते बड़े सीना ठोक कर कि हम पीओके को हमारे देश में लेके आएंगे। सुन लीजिए अमित शाह जी, पीओके की सीना चीर कर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहे हैं। मान लीजिए कांग्रेस कुछ नहीं कर पाए, आप तो बलवान हो, आप तो पहलवान हो, तो आप पहलवान होकर पीओके को छीन कर लाइए। हम ये देखना चाहते हैं। मोदी जी और अमित शाह जी को मैं चुनौती दे रहे हैं, पीओके को हासिल करके रखिए। कांग्रेस पार्टी के नेता इतने जोर जोर से मुझे बहुत सारे सवाल कर रहे हैं, अक्साई चीन कब आएगा, पीओके कब आएगा, परंतु मैं उनको पूछना चाहता हूं, पीओके और अक्साई चीन किसके शासन में गया, इसका जवाब जरा दे दो। अमित शाह जी, ये बात तो सही है कि जम्मू कश्मीर में हम जो भी कहे, जितने भी हम बड़ी बड़ी बात करते रहे, सब कुछ साधारण नहीं है। अगर सब कुछ साधारण होते तो सुप्रीम कोर्ट को इस विषय पे क्यों आने की जरूरत होती। हमारे अमित शाह जी सदन के अंदर ये बात कहते बड़े सीना ठोक कर कि हम पीओके को हमारे देश में लेके आएंगे। लेकिन आज क्या हो रहे हैं, आज पीओके की सीना चीरकर, सुन लीजिए अमित शाह जी, पीओके की सीना चीरकर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहे हैं। उसका 3000 किलोमीटर की ओर रास्ता बन रहे हैं। आप कहते हैं कि हम पीओके के तरफ से किसी को नुमाइंदे बनाएंगे, लेकिन हमारा कहने का मतलब यह है कि आप कुछ करके तो दिखाओ। मान लीजिए कांग्रेस कुछ नहीं कर पाए, आप तो बलवान हो, आप तो पहलवान हो, तो आप पहलवान होकर पीओके को छीन कर लाइए। हम ये देखना चाहते हैं। सदन के अंदर अपने बड़ी बड़ी बात कहते कि हम सियाचिन को हासिल करके रखेंगे, हम लद्दाख को हासिल करके रखेंगे, सियाचिन हमारे साथ है, लद्दाख को हम हासिल करके रखेंगे। आप लद्दाख में क्या किए हैं बताइए। अक्साई चीन को शामिल करेंगे क्योंकि अक्साई चीन पीओके के अंदर है, अक्साई चीन कश्मीर के अंदर है, पीओके कश्मीर की हिस्सा है। आपने कहा था, तो अगर आपने कहा था तो अक्साई चीन आप कब लाओगे, पीओके आप कब लाओगे। तो इसलिए पलवानी छोड़ के जो काम होना चाहिए, महिला जुबान पे पलवानी, मैं जुबान पे पलवानी की बात करते हैं, ऐसा नहीं किसी को अपमान करने का कोई इरादा नहीं, मैं जुबान पे पलवानी की बात करते हैं। बड़ी बड़ी बात तो कहते हैं। उस पे भी जो पीओके है उस पे भी महिला आरक्षण रखा है, चिंता मत करो। हाँ सर, बात तो यह कि पीओके तो हमारे हाथ में नहीं है, तो अमित शाह जी कहे कि कब पीओके हमारे हाथ में आएंगे। बलवान पुरुष है इसलिए पूछ रहा हूं, ये दोनों सुबह शाम हाँ करके दिखाइए, चुनाव होने की पहले करके दिखाइए। मोदी जी और अमित शाह जी को मैं चुनौती दे रहे हैं, पीओके को हासिल करके रखिए, क्योंकि हमारे इस सदन में 1993 में ऑल पार्टी रेजोल्यूशन हुई थी कि पीओके हमारे हाथ में लगना चाहिए। अब चीन वहां से सड़क बना रहे हैं, चीन के खिलाफ एक जुबान, चीन के खिलाफ एक बात नहीं कहेगी। गृह मंत्री
माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस पार्टी के नेता इतने जोर जोर से मुझे बहुत सारे सवाल कर रहे हैं। अक्साई चीन कब आएगा, पीओके कब आएगा। अब बिल तो वो पारित हो चुका है, वरना मैं जवाब दूंगा भी। परंतु मैं उनको पूछना चाहता हूं, पीओके और अक्साई चीन किसके शासन में गया, इसका जवाब जरा दे दो। बिल्कुल, 3 युद्ध लड़े हैं, तीन युद्ध लड़े हैं। अब तक कुछ नहीं हुआ, इसलिए कि हमारी देश में इंदिरा गांधी जैसा आयरन लेडी थी। 3 युद्ध हुई हैं, इसलिए बचे हुए हैं सब कुछ। इतिहास को विकृत मत किया करो। आप हमारी देश की गृह मंत्री है, सुबह शाम नेहरू जी के खिलाफ इस तरीके की अनवेरिफाइड बात मत करो, इस तरीके की इल्जाम लगाने की बात मत किया करो। आप क्लासिफाइड क्यों करके रखे हैं? बूचर की रिपोर्ट को क्यों नहीं डिक्लासिफाई कर रहे हैं आप? बताइए। कुछ क्लासिफाइड नहीं रहना चाहिए। पुराने समय आप सब बातें बोल लिए हो, अब तो इस पे बिल पे बोल रहे हैं। सर बात यह कि सर किस समय क्या हुआ था इस विषय पे सर, अगर हमारी तरफ से ऐतिहासिक दृष्टिकोण की तरफ लंबी डिबेट नहीं करते, ऐतिहासिक दृष्टिकोण की छोड़कर अभी सिर्फ इल्जाम लगाने, आरोप लगाना, ये हमारे लिए सही नहीं होगा। क्योंकि हमारे कोई प्रधानमंत्री देश की इंटरेस्ट छोड़कर किसी दूसरे को मदद नहीं किए, लेकिन आज इस तरीके की इल्जाम लगा जा रहे हैं कि जैसे कि एक अपराधी थे कोई हमारे पूर्व प्रधानमंत्री। ऐसा नहीं। आप लोगों की इतिहास भी तुरंत देखो आप। सर अगर बोलने दीजिए तो सर बोल लेंगे। सर मैं बोलने दोगे ठीक रहेगा। सर मैं आप लोगों की इतिहास थोड़ा बताना चाहते हैं। अमित शाह जी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात कह रहे थे उस दिन। आपको याद है 1941 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी और फजलुल हक, एक हिंदू महासभा की और एक मुस्लिम लीग, दोनों मिलकर बंगाल में सरकार बनाई थी। आपको याद है इसके पीछे कारण क्या थी? और वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी फजलुल हक से सत्ता बनाए थे 1941 में। ईयर बिफोर दैट, एक साल पहले, जो फजलुल हक वो पुराना बिफोर इज फॉलोड क्यों पढ़ते हो विद द मुस्लिम लीग हैड मूव्ड। सर नहीं, ये कागज पढ़ चुके हैं पुराने रिकॉर्ड में। पाकिस्तान रेजोल्यूशन फजलुल हक ने तय किए थे 40 साल में, और एक 40 साल मुल्क के साथ आप सरकार बनाने गए। आगे बढ़े। सिंध में नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर में मुस्लिम लीग के साथ क्यों अपने पार्टीशन की मदद करते हुए सरकार बनाए थे? चलो, जवाब है आपके पास। तो इसलिए मैं ये कहना चाहते हैं, इधर उधर की बात ना करके सीधे देश की हित की बात कीजिए। और सुबह और शाम आप फिजूल इल्जाम लगाते हुए किसी की अपमान मत किया करो। अगर अपमान करना चाहते हैं तो खुले सदन में सुबह से शाम तक चर्चा करने की। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की सुप्रीम कोर्ट की मान्यता के बारे में बात करते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू में एक कार्यक्रम में कहा कि मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं। ये एक ऐसा निर्णय है जो भारत की एकता और अखंडता की जड़ों को मजबूत करेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि 5 अगस्त को देश की संसद द्वारा जम्मू कश्मीर के नागरिकों के हित में जो निर्णय लिया गया था वह पूरी तरह से संवैधानिक है। यह फैसला देश की एकता अखंडता की जड़ को मजबूत करने वाला फैसला है। यह फैसला शासन में वंचित वर्गों की भागीदारी को सशक्त बनाने वाला फैसला है। यह फैसला दशकों से खाली हाथों में नए सामर्थ्य, नए पुरुषार्थ जागृत करने का फैसला है। जम्मू कश्मीर की आध्यात्मिक, मानसिक, भौतिक शक्तियों को लंबे समय तक बंधनों में जकड़ा गया था। असमानता एवं भेदभाव की व्यवस्था लागू करके समाज के मनोबल को तोड़ने का भी कुत्सित प्रयास हुआ था। 5 अगस्त 2019 को भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर को सभी बंधनों से उस दिन मुक्त कर दिया और एक नई सामाजिक क्रांति का सूत्रपात किया। कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भी आया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है
कि 5 अगस्त को देश की संसद द्वारा जम्मू कश्मीर के नागरिकों के हित में जो निर्णय लिया गया था वह पूरी तरह से संवैधानिक है। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं। यह फैसला देश की एकता अखंडता की जड़ को मजबूत करने वाला फैसला है। यह फैसला शासन में वंचित वर्गों की भागीदारी को सशक्त बनाने वाला फैसला है। यह फैसला दशकों से खाली हाथों में नए सामर्थ्य, नए पुरुषार्थ जागृत करने का फैसला है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला सामाजिक न्याय, समता तथा संवैधानिक अधिकार और पूरे वैभव के साथ नए जम्मू कश्मीर के निर्माण का भी फैसला है, उसे उत्कर्ष पर पहुंचाने का फैसला है। इस फैसले से नए जम्मू कश्मीर के निर्माण में जुड़े आशा एवं आकांक्षा से भरे समाज में निश्चित रूप से एक नया उत्साह पैदा होगा। पिछले 4 वर्षों से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये कोशिश हो रही है कि जम्मू कश्मीर के आर्थिक सामाजिक विकास को सुव्यवस्थित किया जा सके। चतुर्मुखी उन्नति के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और मैं कह सकता कि यहाँ के नागरिकों के योगदान की मैं जितनी भी सराहना करूं वो कम होगी। आज देश साक्षी है कि जहां 18-19 में 9,229 प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर पूरा करता था, वहां पिछले वित्तीय वर्ष में 92,500 से ज्यादा प्रोजेक्ट पूरा करने का गौरव जम्मू कश्मीर को प्राप्त हुआ है। बेहतर बुनियादी सुविधाओं के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा तैयार करने का प्रयास निरंतर जारी है। 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के हाईवे और टनल के प्रोजेक्ट आज जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। भविष्य उन्मुख होकर सर्वजन हिताय के संकल्प को लेकर जम्मू कश्मीर विकसित भारत की यात्रा में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। मैं 1,35,00,000 जम्मू कश्मीर के अपने भाइयों और बहनों से कहना चाहता हूं कि भारत सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन आपके सपनों, आपके संकल्पों, आपकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए समर्पित भाव से निरंतर काम करेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाने की मांग की जा रही है। इसी बीच अब आज बुधवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए पूछा कि हमारे यहाँ चुनाव क्यों नहीं करा सकते। गलती तो पहले से हुई है। इलेक्शन कमीशन टोटली इंडिपेंडेंट होना चाहिए था, टोटली इंडिपेंडेंट होना चाहिए था, ऑटोनमस होना चाहिए था कि वो खुद फैसला करे। आज वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, कोई भी गवर्नमेंट हो उसके कंट्रोल में है। ये इसको सीधा करना पड़ेगा, एक दिन करना पड़ेगा। ये जो गलतियां हुई हैं उनको ठीक करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन ऑटोनमस होना चाहिए। आपका एक बयान कल चर्चा में आया, जी आपने देखिए उस बयान को उल्टा किया उन्होंने। मैंने देखा उस आदमी को, उसे जब ये सुना ना उसके बाद वो भाग गया। उसको पता था कि यही काफी है मेरे लिए, हुकूमत खुश हो जाएगी, और ये नहीं देखा मैंने आगे क्या कहा। अफसोस तो इस बात का है ना जी, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो हुकूमत को मक्खन मारना चाहते हैं और उससे खुश हो जाते हैं। क्या करें? और आपका क्या मत था इसके जरिए, आप कहना देखिए क्या चाह रहे हैं? सवाल इस बात का था, हम लोग भारत का हिस्सा हैं। अगर हम भारत का हिस्सा हैं तो हमसे वो इंसाफ कीजिए। जब आप बाकी रियासतों में इलेक्शन कर सकते हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं कर सकते? क्या वजह है? जबकि इलेक्शन कमीशन कहता है हम तैयार हैं, हुकूमत कहती है हम तैयार हैं। अब क्या भगवान को आना है इनको कहने के लिए तैयार है? दूसरी बात ये स्टेटहुड, मुझे बताइए आज तक 75 साल में यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो स्टेट बन गई हैं, कभी स्टेट यूनियन टेरिटरी नहीं बनी। जम्मू कश्मीर को क्यों यूनियन टेरिटरी और स्टेट क्यों नहीं बहाल करते? तो जहन्नम में तो पहुंचाए इनने हमें, कहाँ रखा? टूरिस्ट 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 की बात करते हैं। टूरिस्ट कब नहीं आते थे? जब करगिल वॉर भी हो रहा था तब भी टूरिस्ट वहां थे, 8 लाख थे तो उस जमाने में। क्या बात करते हैं? जब आर्टिकल 370 हटाया उस दिन तो टूरिस्ट को होटलों के कमरों से बाहर निकाला और गाड़ियों में बैठा के ले गए। अमरनाथ यात्रा बंद कर दी, कहा हमें वो बंदूक मिली है।
सारा झूठ। सर अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है कि चुनाव इनको कराना है 24 सितंबर। मगर साहब बताइए मुझे, सितंबर तक क्यों? क्या वजह है कि सितंबर तक टाइम दिया? और स्टेट रोड पे तो वो बिल्कुल डामाडोल है। मेरे बेटे ने वो कमीशन जो कह रहा है रिकंसिलिएशन बनाइए, देखें, वो तो मेरे बेटे ने तब कहा था, तब से नहीं हुआ, तो कोई नई बात तो है नहीं। हम तो ये कहते हैं कि जब खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल और दिल्ली की दूरी को दूर करना है, वो क्या हुआ उसका? ये दूरी बढ़ रही है, इस दूरी को दूर करने की जरूरत है। लोगों को मोहब्बत देनी है, प्यार देना है। प्यार पैसे से नहीं खरीदा जाता। प्यार इंसान के तमन्नाओं को समझने की कोशिश करनी पड़ती है। आप सोने की सड़कें बना दें, उससे क्या लोग खुश हो जाएंगे? दिल जीतिए, दिल। हम पाकिस्तान जा सकते थे 47 में, हम मुसलमान थे, हमने पाकिस्तान नहीं किया। मेरे वालिद ने कहा 2 नेशन थ्योरी हम मानते नहीं हैं, हम सब एक हैं, धर्म अलग अलग हो सकते हैं। भारत के साथ आए, गांधी के हिंदुस्तान में आए, नेहरू के हिंदुस्तान में आए, वो प्यार था, वही हमने किया। राज्य जांच एजेंसी ने बुधवार को दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग और कुलगाम समेत कई स्थानों पर छापा मारा है। बताया जा रहा है कि आतंक से संबंधित एक मामले में जांच के चलते ये कार्यवाही की गई है। बुधवार सुबह एजेंसी की टीमें अलग अलग स्थानों पर पहुंची। इन जगहों पर पड़ताल अभी भी चल रही है। उत्तर भारत में ठंड ने दस्तक दे दी है और अब जनता कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। राष्ट्रीय राजधानी समेत उत्तर भारत के कई जिलों में मंगलवार सुबह की शुरुआत कड़ाके की ठंड और कोहरे के साथ हुई थी। ऐसा ही कुछ मंजर बुधवार सुबह भी देखने को मिला। कोहरे की चादर छाई रही। दिल्ली में सुबह का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।